Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and we are discussing question answer from DBT JRF previous year question papers. So in this particular session, we will discuss some other question of DBT JRF asked in 2016 and 17 papers. Okay, so अब यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना है. Assuming that sequence of CDR of an antibody are heavily enriched with tyrosine and serine, what is likely to be driving force stabilizing the interaction with the antigen? अब बताइए कि कौन सा इंटरेक्शन है जो इनको स्टेबलाइज करेगा. भैया हाइड्रोजन बॉन्ड. कभी भी गलती से कोवेलेंट इंटरेक्शन मत मार के आना, ठीक है. और कोई मारोगे होगे तो छमने हैं, लेकिन अगर तुम गलती से कोवेलेंट बॉन्ड करोगे, भैया बायोलॉजिकल सिस्टम में कई बार मैं बोल रहा कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट इंटरेक्शन संभव नहीं है, ठीक है. चलिए, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर प्रिविलेंट इन ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन बिकॉज. क्या कह रहा है, ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन में क्या होता है, प्रिवेंट होता है, मतलब उसमें नहीं मिल सकता. यानी कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन मतलब ना तो इधर आपको दिखाई देगा ना इधर दिखाई देगा, ठीक है. मतलब लिफलेट के इधर भी नहीं आपको. हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर प्रिवेंट इन ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन. ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन मतलब दिस रीजन. और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड आपको इस रीजन में मिलेंगे, ठीक है. और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आपको कोर में मिलेंगे. इसका रीजन क्या है, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछने का मतलब इतना है कि कोर रीजन में क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और बाहर क्या होता है. तो अब इस जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोफोबिक टेल ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है दोस्त, तो इस तरह से होता है, ठीक है. लिपिड बाइलेयर होता है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया. इस तरह से आप बढ़ा लो दोनों तरफ, है ना. तो ए होगा सही कि ए सही होगा, आप बताओ. और विच ओरिएंटेशन इज राइट, ए वाला कि ये वाला गलत है. इसलिए मैंने पहले ऐसा करके दिखाया कि लिपिड बाइलेयर में हमेशा जो हेड होगा वो कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे होगा. क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है. और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है. तो फॉस्फोलिपिड टेल आर हाइड्रोफोबिक एंड देयरफॉर मेम्ब्रेन एम्बेडेड रीजन कैन बी स्टेबलाइज्ड थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. सो आंसर इज बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, आगे बढ़े. चलिए, अब है ब्रायोस्टैटिन इज ए एंटी कैंसरस एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम. किससे निकाला जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बुल्गारिया लेटिना, ठीक है. ठीक है, अब दूसरा है सिंथेसिस ऑफ वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस इन्वेलप टेक्स प्लेस इन. एक्चुअली ये जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है. तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ए बुक दैट यू ओन. अब कोई बुक कर दो उस पर तुम्हारा कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है. ए कॉपीराइट ऑन ए बुक, नो. सो द राइट ऑप्शन इज ए कॉपीराइट ऑन ए बुक. अगर आप कोई बुक लिखते हो तो उस पर आपका क्या है, कॉपीराइट है ना. ए डिड टू बी प्लॉट ऑफ ए लैंड, नो. एयरलाइन टिकट का आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो हर किसी के पास जा सकता है. लेकिन अगर आप कोई बुक लिखो तो उस पर आपकी ही कॉपीराइट होगी और किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो भैया जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कवर अप नहीं होता है, ठीक है. इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, सॉरी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लेजिस्लेशन में है. मगर ट्रेडमार्क्स जो है वो अलग है. ट्रेडमार्क्स कोई भी मतलब नॉट प्रोटेक्टेड बाय द इंटेलेक्ट. आईपीआर ट्रेड सीक्रेट्स का अलग चीज़ है, ठीक है. अब है यहाँ पे ट्रांजिशन. ट्रांजिशन म्यूटेशन का एक टाइप है. म्यूटेशन तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लो भैया, क्योंकि म्यूटेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है. तो म्यूटेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सारा म्यूटेशन आप अच्छे से पढ़ लो. तो ट्रांजिशन क्या होता है, एटी चेंज्ड बाय जीसी,
यही ना, दिस इज ए जी टी सी, यानी प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पैरामेडिन एंड this is replaced by this. So right option is AT replaced by GC. That is called transition type of gene mutation. ठीक है, चल इसको हटा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए, तब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. अब कह रहा है टू प्रिपेयर डीएनए प्रोब ऑफ हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर डिटेक्टिंग ए सिंगल कॉपी ऑफ जीन, ए जू ब्लॉट एक्सपेरिमेंट, which of the following procedure would be preferred. अब देखिए, ऐसे जब आप प्रॉब बना रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, रैंडम प्राइमर होना चाहिए, और रैंडम प्राइमर क्या होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, तब आप उससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो रैंडम प्राइमर लेबलिंग इज द बेस्ट वे टू डू द प्रोब डिजाइनिंग, है ना, स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी आपकी. नेक्स्ट जो है, आप बताओ स्मूथ ईयर का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग, और रफ का क्या काम है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है. ठीक है, नाउ देयर आर 3 जीन ए बी सी दैट आर फंक्शनली रिलेटेड. ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ऑफ म्यूटेशन इन जीन ए ड्यू टू विच जीन बी इज नॉट एक्सप्रेस्ड, रिजल्टिंग इन अ नॉन फंक्शनल जीन प्रोडक्ट ऑफ सी. व्हाट इज द पॉसिबल रीजन बिटवीन दिस 3 जीन. अब सोचो, क्या है, 3 जीन आपको दिया हुआ है ए बी सी दैट इज फंक्शनली रिलेटेड. देयर इज अ पॉइंट ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन इन जीन ए. जीन ए क्या है, म्यूटेट हो गया, ड्यू टू विच बी इज नॉट, ड्यू टू विच बी जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड, रिजल्टिंग इन ए नॉन फंक्शनल जीन प्रोडक्ट सी. अब बताओ क्या है, इसका आंसर ये है कि ए एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और बी इज नीडेड फॉर द सी टू बी फंक्शनल. समझा, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो बी को रेगुलेट करता है, और बी बहुत ज़रूरी है सी को फंक्शनल रहने के लिए. ठीक है, तो ये आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो ऐसे से पेन पेपर पेंसिल पे लोगे करोगे, यू विल गेट द आंसर. यू नो, कभी भी पैनिक नहीं होना है, सही से बैठना है, कोशिश करना है, कंसंट्रेट करना है, यू विल फाइंड द आंसर. नाउ डिटेक्टेबल सेरम एंटीबॉडी अगेंस्ट टी इंडिपेंडेंट पैथोजन इज गुड इंडिकेशन दैट इज a functional B cell system is existing. अब सेरम एंटीबॉडी टी इंडिपेंडेंट पैथोजन, टी इंडिपेंडेंट कहने का मतलब टी सेल से इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, बी सेल सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो एंटीबॉडी सेरम एंटीबॉडी बन. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an experiment 4 different N-terminal blocked purified protein were treated with the glutaraldehyde individually. One of the protein did not get modified. What is the reason? N-terminal ब्लॉक कर दिया गया तो उसमें से एक प्रोटीन नहीं कुछ हुआ. इसका मतलब ये है कि प्रोटीन में लाइसिन नहीं है. अगर लाइसिन नहीं है एन टर्मिनल पे, जब देखो क्या है, एन एक्सपेरिमेंट 4 डिफरेंट एन टर्मिनल ब्लॉक, है ना, प्यूरिफाइड प्रोटीन वेर ट्रीटेड विथ ग्लूटाल्डिहाइड. ग्लूटाल्डिहाइड क्या करता है, ब्लॉक करता है लाइसिन रेसिड्यू को. ठीक है, तो एक प्रोटीन उसमें से मॉडिफाइड नहीं होता. इसका रीजन है कि प्रोटीन क्या है, लैक कर रहा है किस चीज़ का, लाइसिन का. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हो गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नेचर सीक्वेंस टारगेट टू द न्यूक्लियस. मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि अर्जिनिन और लाइसिन जहाँ दिखाई देगा आपको वो न्यूक्लियस की ओर ही जाएगा. ठीक है, ये 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है, तो क्वेश्चन इज रिपीटिंग. सो डियर फ्रेंड, यू हैव टू टारगेट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ओके, नाउ अब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा जिसको कहते हैं सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग एंटीबॉडी लाइट चेन हैवी चेन. जब बन रहा होता है तो प्रोसेसिंग में ये सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन होता है. तो कौन सा परमिट नहीं है, नॉट परमिटेड ड्यूरिंग सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, VDJ, इसको हम लोग कहते हैं VDJ रिकॉम्बिनेशन, इसको ऐसे कहते हैं. ठीक है, VDJ रिकॉम्बिनेशन लिखोगे तो आएगा. अब ये कह रहा है कि V और D आस में कर सकते हैं, D और J आसपास में कर सकते हैं, VJ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो राइट आंसर ही सी. समझ में आया? VDJ सिर्फ नाम याद रहता तो आप आंसर कर लेते. ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। अब है जंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ CDR3 ड्यूरिंग द जीन रीअरेंजमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ PN न्यूक्लियोटाइड। राइट आंसर इज PN न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। आप अच्छे से इनको पढ़िए। जंक्शनल डाइवर्सिटी क्या होता है, सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स से इस बार भी क्वेश्चन आएंगे पक्का, आप याद रखो। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, फिर यहाँ पे हम भूल गए थे लगाने के लिए, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब कह रहे हैं निगेटिव सिलेक्शन थाइमोसाइट का जो करना है वो आप कैसे करेंगे। ऑटो रिएक्टिव अगर थाइमोसाइट होगा तो ये आप कर सकेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ निगेटिव सिलेक्शन ऑफ थाइमोसाइट इन थाइमस इज इलिमिनेट, है ना। आपको ये जब टी सेल मैचुरेशन पढ़ेंगे, है ना, थाइमोसाइट, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंटीजन रिकॉग्निशन बाय टी सेल इज इन एब्सेंस ऑफ को स्टिमुलेशन रिजल्ट इन टी सेल एनर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब है यहाँ म्यूटेशन इन होम्योटिक जीन ऑफन रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट डिफेक्ट इन ड्रोसोफिला, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेगमेंट टू अनदर। तो ड्रोसोफिला में होम्योटिक जीन जब आप बंद कर दोगे तो उनका क्या होगा, होम्योटिक जीन का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो गया। ठीक है, तो उनका जो डेवलपमेंटल फेज है वो रुक जाएगा, वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंटेशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए ऐसे पढ़ लीजिएगा, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, सी एलिगेंस डेवलपमेंट और जिनोपस का जो है मतलब कि एम्फीबियंस का डेवलपमेंट आप पढ़ लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन CSR में भी आता है और DBT में भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट काइनेटिक्स ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन चैनल। तो याद रखिए कहीं पे भी काइनेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो काइनेटिक्स का ग्राफ ना तो ए हो सकता है, ना ए हो सकता है, ना ए हो सकता है। राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पे थोड़ा अच्छे से हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहले पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनरिच इन यूकैरियोटिक प्रोमोटर लोकेटेड इन एक्टिव क्रोमाटीन। अब बताओ कि एक्टिव क्रोमाटीन है उसमें मिथाइल साइटोसिन क्या करेगा। मिथाइल साइटोसिन तो जीन की साइलेंसिंग कराता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका आंसर मिथाइल साइटोसिन होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द रीजन व्हाई नॉन सबस्ट्रेट इंड्यूशन IPTG are preferred over substrate inducer like lactose for induction of inducible operon because क्योंकि they are directly interact with the promoter sequence, they interact with the repressor, actually it interact with the repressor, है ना, रिप्रेशर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो रिप्रेशर आप लैक ऑपरोन पढ़िएगा, IPTG का काम रिप्रेशर को ब्लॉक करने का ही होता है। ठीक है ना, तो इंटरेक्ट करता है रिप्रेशर के साथ। हाँ, और ये भी पढ़ना है कि लैक्टोज रहेगा, ग्लूकोज रहेगा तो कब किसको यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज रहेगा तो क्यों नहीं यूटिलाइज करेगा, ये सब चीज़ें, लीकी एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि लैक ऑपरोन पढ़ के नहीं जाएंगे तो लैक ऑपरोन से क्वेश्चन आना ही आना है। आप इतना दिमाग में रखो, चाहे मीरोजाइगोट्स का आ जाए, ठीक है ना, ये सारे चीज़ क्वेश्चन आ सकते हैं। इन ह्यूमन द एंजाइम हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एक्टिविटीज, दैट इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज टेलोमेरेज। टेलोमेरेज इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, चलिए। सो डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को अच्छे से जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, अब है इन ह्यूमन कार्सिनोमास मेनी प्रोटीन इंक्लूडिंग मोस्ट साइटोस्केलेटल प्रोटीन अंडरगो मॉडिफिकेशन, है ना, thereby making it difficult for a clinical to identify the original cancer cell. In this context, which one of the following can be relied upon the identification of origin of cancer cell, that is intermediate filament में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंसर बायोलॉजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ो, कैंसर बायोलॉजी से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, most organism can regulate membrane fluidity by changing the lipid composition. If cells are transferred from warm environment to the cold one, it can expected that जैसे ही वार्म से उसमें ले जाओगे तो 16 कार्बन एटम जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द 18 कार्बन एटम। ठीक है, देयर विल बी एन इंक्रीज्ड
इन द proportion of 16 कार्बन फैटी एसिड कंपेयर टू द 18 कार्बन, क्योंकि जैसे ही कोल्ड में जाएगा तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वहाँ पे बनने लगेंगे, ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड गायब होने लगेंगे। और वहीं जैसे नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन में आप लाएंगे, वार्म कंडीशन में लाएंगे, तो फैट फिर से क्या करेगा, किंक बनाना शुरू करेगा, और वो इन्वायरमेंट में फिर क्या करेगा, 18 कार्बन फैटी एसिड्स वहाँ पे बढ़ने लगेंगे, ठीक है। ये क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशन में आपस में यूज होते हैं। तो एक पॉइंट आपको अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए पढ़िए। ग्लाइकोसाइलेशन of membrane protein and lipid is carried out by an enzyme present in lumen of endoplasmic reticulum Golgi. The glycosylated part of membrane protein and lipid in plasma membrane is likely to be, बताइए वो कहाँ होगा, that is exposed to the extracellular environment। क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन वही होगा जहाँ पे हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा। Glycosylation of membrane protein and lipid is carried out by an enzyme present in the lumen of endoplasmic reticulum and Golgi. The glycosylated part of membrane protein and lipid in plasma membrane is likely to be in the extracellular environment because these are hydrophilic in nature. Glycosylation वही होगा जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता ही रहा हूँ कि जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के क्वेश्चन हैं आंसर उसको आप कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको आ सकते हैं, ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज आर अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज दैट आर characterized by accumulation of specific substrate or class of substance with lysosome. All of the following mechanism can cause lysosomal storage disease except कौन ऐसा है जो नहीं करेगा lysosomal disease? That is the number 3, that the defect in transport of lysosomal enzyme to the cell surface, उससे कोई लेना देना नहीं, बाकी जो भी है वो lysosomal storage disease करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, the gene encoding an enzyme A that functional in metabolic pathway for conversion of metabolite to X to Y was knocked out, है ना, but still result in the formation of Y। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, ए जीन इनकोडिंग एन एंजाइम ए दैट इज फंक्शनल इन मेटाबॉलिक पाथवे फॉर कन्वर्जन टू एक्स टू वाई। अगर एक्स से वाई में कन्वर्ट होना है तो ए का होना जरूरी है, बट कह रहा है was knocked out but still result in the formation of Y by metabolite। तो आपको याद रखना है कि कोई भी पाथवे क्या होता है ना कि अल्टरनेटिवली भी रेगुलेट होता है, तो अल्टरनेटिवली कहीं ना कहीं से Y बन रहा है, मतलब A इज नॉट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ Y। एंजाइम A इज सफिशिएंट बट नॉट necessary for formation of Y. Y can be formed by other alternative mechanism. सो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो मेटाबॉलिक पाथवे इंजीनियरिंग पे काम करते हैं, हमारा पूरा ग्रुप इसी पे काम करता है, तो हमें ये चीज़ें बहुत आसानी से दिखती हैं। आप भी जब पेन कॉपी लेके बैठोगे तो कह ही रहा है क्वेश्चन कि वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वाई कहाँ कहीं ना कहीं अल्टरनेटिवली बन रहा होगा। चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कह रहा है, इस ग्राफ को देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग फिगर शो दैट इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन एसडीएस पेज, है ना, एंड टाइम डिपेंडेंट मैनर में दिखाया गया है, 0 मिनट पे, 30 मिनट पे, 60 मिनट पे और 90 मिनट पे। एज्यूम दैट कि ये सब देख करके एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो प्रॉब्लम इन सैम्पल प्रिपरेशन एंड एसडीएस पेज, एसडीएस पेज और सैम्पल प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रीज़न क्या है कि बैंड ऊपर नीचे दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं। चेंज इन द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट वेरियस टाइम पॉइंट, देखते हैं और कोई ऑप्शन है। पॉइंट वाज एसोसिएटेड विथ अदर प्रोटीन एट ए डिफरेंट पॉइंट रिजल्ट इन द चेंज इन माइग्रेशन, नो। द प्रोटीन अंडरवेंट प्रोसेसिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रोटीन का वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है, पहले प्रोसेसिंग होता है तो क्या हुआ, प्रोटीन थोड़ा घटा, ठीक है, ऑब्वियसली इनकी कुछ ना कुछ साइड ट्रिम होगी, ट्रंकेट होगी प्रोटीन, तो इस पर क्या हो गया, थोड़ा सा कम गया। अब इसमें
फॉस्फोरिलेशन हो, ग्लाइकोसाइलेशन हो या अदर कोई भी चीज़ हो, ताकि ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होना शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे प्रोटीन का वेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको रोक करके या बैक करके आप फिर से सुनो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे है, फॉर ईस्ट म्यूटेंट ब्लॉक मेम्ब्रेन एंड सेक्रेटरी प्रोटीन इन द फॉलोइंग कंपार्टमेंट। म्यूटेंट ए क्या है, गोल्गी एपरेटस के लिए, ठीक है। बी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। सी म्यूटेंट क्या है, साइटोसोल के लिए। डी म्यूटेंट क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल के लिए, ठीक है। अब ये कह रहा है, इफ टू म्यूटेंट्स आर मेड इन दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। ध्यान से देखो, ए प्लस सी कहने का मतलब क्या हो गया, रिलीज करने दो, डिलीट करने दो। ए प्लस सी का मतलब ये हो गया ए और ये हो गया सी, और बी डी क्या हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया डी, ठीक है। अब ध्यान से सोचो क्या कह रहा है, ए सी म्यूटेंट करने का मतलब है गोल्गी बॉडी और साइटोसोल। तो भैया साइटोसोल में जो चीज़ होगा वो गोल्गी बॉडी में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, बी प्लस डी। बी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सेक्रेटरी वेसिकल। तो यार सेक्रेटरी वेसिकल तो बाद में आएगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद। तो सेक्रेटरी वेसिकल में कैसे जाएगा, जब ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में म्यूटेशन होगा। तो एक्यूमुलेट कहाँ होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। एक साइटोसॉल में रह जाएगा और दूसरा ईआर में रह जाएगा। समझ में आई बात? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन CSIR ने भी पूछा है कई बार, ठीक है। ये जो होता है, ये होता है G1 फेज, ठीक है, और ये होता है G2M फेज। अब देखो कि ट्रीटमेंट के बाद G1 क्या हो रहा है, घट जा रहा है, G2M फेज क्या हो जा रहा, ट्रीटमेंट में बढ़ जा रहा। तो ट्रीटमेंट इंक्रीज द पोर्शन ऑफ G2M फेज, द राइट आंसर। इसको अच्छे से पढ़ो। फ्लो साइटोमेट्री भी हमने कवर नहीं किया, फ्लो साइटोमेट्री पे भी हमें वीडियो आपको देना है, तो दैट आई विल गिव। बट हाँ, यहाँ पे आपको आंसर सोल्व करना था, तो दैट इज बेस्ट वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको क्लियर करें। चलिए अब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग EIF2 अल्फा काइनेज गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग अनफोल्डेड प्रोटीन दैट इज UPR मेम्ब्रेन से, दैट इज नोन एज PERK। इसके बारे में पढ़िए, और अदर जो भी हैं उनके बारे में भी आप पढ़िए, ठीक है। नाउ इकोलाई RNA पॉलीमरेज है 6 सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा। व्हिच वन ऑफ दीज सब यूनिट्स impart specifically for transcription of gene flow, that is sigma, by binding to the -10 to -35. This is called as Tata-Box binding region. So इस रीजन पे जब बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर, तभी वो क्या होगा, आपका RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा और काम करना शुरू होगा। तो स्पेसिफिसिटी कहाँ है, दिस रीजन में, -10 to -35 सीक्वेंस में, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए, अब कह रहा है कि द यूज ऑफ गाइड RNA टू वाइंड द DNA एंड टारगेट टू डबल स्टैंडर्ड ब्रेक स्पेसिफिक साइट इज अ फीचर ऑफ CRISPR-Cas9, ठीक है। CRISPR-Cas9 पे मैंने वीडियोस बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाइए और उसको आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब है EBS, हाँ, EBS डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन, दैट इज केराटिन, ठीक है। नाउ ये सब के बारे में आप पढ़िए, ठीक है। विच वन ऑफ द जीन दैट हैव बीन यूज फॉर reprogramming somatic cell, है ना, of an adult mammalian cell that called induced pluripotent stem cell, that is iPSC, are KLF4, SOX2 and OCT4 and c-MYC. These are all are transcription factors, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइए, Following fertilization, zygote divide rapidly into a large number of cells within a short time through a process called cleavage. In some organisms like sea urchin, the cell of early embryo skip some stage of cell cycle in order to achieve this. Which one of the following step may be skipped? कौन सा skip कर सकता है? G1 and G2, S
और G0। तो भैया स्किप करने का G1 और G2 ही है। जो डाइगेटिव जो बहुत ही रैपिडली जाइगोट हो गया, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, G1 और G2 को छोड़ देता है, G1 के साथ सीधे एम फेज में पहुंच जाता है, ठीक है, फिर G2 G0 में पहुंचता है, फिर G1 में, फिर एम फेज में। तो ये साइकिल चलता रहता है, G1 और G2 गायब भी हो सकता है, ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेटरी जोन दैट इज कॉल्ड CDC were originally discovered by Paulners in East using genetic approach involving temperature sensitive mutant screen. Which one of the following was used to identify CDC? CDC को हम लोगों ने क्या किया था, खोजा था कम्प्लीमेंट्री cDNA कम्प्लीमेंटेशन ऐसे से इसको इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करके देखा गया था, ठीक है। चलिए नाउ binding is a protein that is expressed on the tip of sperm, that is acrosome, ठीक है, and important for sperm egg cell interaction. This distribution pattern change during the sperm maturation. Which one of the following method may be used to monitor the expression pattern of binding or binding in simple light microscope, that is known as immunochemistry. immunohistochemistry के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which one of the following mechanism converts ERBB that is EGFR into an oncogene? oncogene में कैसे होगा, तो भैया ट्रंकेशन एक टेक्निक है, ट्रंकेट हो जाने के कारण क्या होता है, ऑन्कोजिन में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब है मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस दैट अकर इन अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एम्फीबियंस। मैंने बोला था ना एम्फीबियन के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, एम्फीबियन का कैसे डेवलपमेंट होता है ना। तो MBT रेफर्स टू, MBT जो होता है वो किस चीज़ का होता है, ट्रांजिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम मैटरनल टू द जाइगोट। मैटरनल जीन कैसे जाइगोटिक जीन में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा ट्रांजिशन जो है ये मिड ब्लास्टुलर फेज में डिसाइड होता है, ठीक है। इंट्रॉन इन विच आर सेल्फ स्प्लाइसिंग एंड डू नॉट रिक्वायर एनी कोफैक्टर फॉर द स्प्लाइसिंग आर प्रेजेंटिंग दैट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल mRNA, okay. So the phenomena of transfer of trait from a man to his grandson through his daughter is known as, अब ध्यान से इसको देखो क्या कहता है, the phenomena to transfer of a trait from a man to his grandson, ये क्या है भैया, दादाजी से उनमें आपके पापा में और दादाजी से कोई ट्रेट आप में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। पढ़िए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, दैट इज कम फ्रॉम द ग्रैंड फादर टू मेन टू दैट फ्रॉम यू, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ओके। चलिए अब है, if the doubling time of prokaryotic cell become progressively shorter, then it can be predicted that the ribosome concentration will be decrease or increase, that will be increase। कह रहा है क्या, डबलिंग टाइम क्या हो रहा है, शॉर्टर। जब शॉर्ट होने का मतलब क्या है, और सारी प्रोटीन वगैरह जो बनना होगा वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बनना शुरू होगा, तो नंबर ऑफ राइबोसोम्स क्या होना चाहिए, बढ़ जाना पड़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, recombinant protein is expressed in E. coli under T7 promoter at 37. However, no biological activity is obtained in the cell lysate. The same experiment is carried out on 25 degree, then उनको मिला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि वो बहुत सारे प्रोटीन क्या होते हैं लो टेम्परेचर पे बनना स्टार्ट करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है उनमें या तो कुछ प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार उसमें मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, सम टाइम प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाती है हाई टेम्परेचर पे, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रोटीन आराम से बनने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मेन आंसर क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज प्रोबेबली फोल्डेड एट लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा है, कन्फर्मेशन डिफरेंसेस के कारण क्या हो रहा है, वो बढ़िया से फंक्शनल नहीं हो पा रहा है। IPTG इज यूज्ड एज एन इंड्यूसर इन T7 एक्सप्रेशन सिस्टम, ठीक है, फॉर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन इन E. coli। दिस इज बिकॉज ऑफ T7 को क्यों यूज किया जाता है, इसका मेन रीजन है भैया कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल E. coli सेल विच हैव
T7 RNA polymerase gene integrated in their genome under a regulatable promoter। तो प्रोमोटर T7 पॉलीमरेज का इकोलाई के अंदर स्पेसिफिकली है, इसलिए T7 RNA पॉलीमरेज के थ्रू, एक्सप्रेशन सिस्टम के थ्रू IPTG को हम यूज करते हैं, तो हमें रिजल्ट्स सही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए फिर पायरोसीक्वेंसिंग इज derives from name that is known as detection of pyrophosphate release during the base incorporation। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है NGS प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, चलिए which one of the following is a region that geneticists use mtDNA to study the relatedness of animal population, because एनिमल पॉपुलेशन में जो mtDNA होता है ट्रांसमिट करता है मदर टू द चाइल्ड, और ये चीज़ क्या है, फ्री फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन है। तो किसी भी जेनेटिक्स स्टडी करना है, रिलेटेडनेस देखना है, तो अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखते हैं तो उसमें क्या है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, रिकॉम्बिनेंट ही नहीं, क्योंकि वो मदर से ही आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिजीज समझने में या किसी भी तरह का रिलेटेडनेस निकालने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, लायोफिलाइजेशन इज अ मेथड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स बिकॉज, क्योंकि मॉइस्चर इज रिमूव बाई सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू रिमूव साल्ट फ्रॉम द प्रोटीन। अब देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे तो सॉल्ट निकाला जा सकता है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में भी आप सॉल्ट निकाल सकते हैं, डायलिसिस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, बट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी तो भैया कहीं से भी सॉल्ट को नहीं निकालेगा, सॉल्ट को रिमूव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर, तो एफिनिटी के अंदर आता है। ठीक है, द जेली रोल इन प्रोटीन स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 8 बीटा स्ट्रैंड्स, है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और GFP के बारे में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पार्ट 8। आई विल पॉसिबल पार्ट 9। तब तक के लिए जय हिंद, वेट कीजिए, बाय, टेक केयर।